हमारे देश में जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं, जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज्यादा हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है। इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में, कि वहां फालतू की गैर जरूरी दवाएं और खतरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाजारों में। मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाजार में, वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाजारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर, उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटा सा देश है, भारत के एक शहर के बराबर का देश है, उसका नाम है ब्रूनेई। वहां पे प्रजातंत्र नहीं है, राजाशाही है। दुनिया में अभी भी कई देश हैं जहां पर राजा होता है। ब्रूनेई नाम का एक छोटा सा देश है, वहां राजाशाही चलती है। भारत में शायद हरिद्वार जिला ब्रूनेई से बड़ा होगा। तो ब्रूनेई जैसे देश ने अपने नागरिकों के लिए कानून इतना सख्त बना रखा है कि वहां कोई भी कंपनी गैर जरूरी दवा नहीं बेच सकती, फालतू दवा नहीं बेच सकती, खतरनाक दवा नहीं बेच सकती। तो जो दवाएं ब्रूनेई में बंद हैं, नेपाल में बंद हैं, बांग्लादेश में बंद हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो में बंद हैं, अफ्रीका के कई देशों में बंद हैं, लैटिन अमेरिका के देशों में बंद हैं, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सालों से बंद हैं, वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हजारों करोड़ रुपए का उनका मुनाफा है उन दवाओं का, और लोग उनको खा रहे हैं और मौत की नींद में सोते चले जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार ने 63 साल की आजादी में जितनी भी कमेटियां बनाई हैं दवा के क्षेत्र में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी कमेटियों का एक निष्कर्ष कॉमन है, वो ये कि भारत में गैर जरूरी, खतरनाक और बेकार की दवाएं खाकर जितने लोग मर जाते हैं, उतने लोग तो शायद इस देश में अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरते होंगे। ये सभी कमेटियों का निष्कर्ष है और हर कमेटी ने भारत सरकार से एक ही बात कही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाए, क्योंकि लोग जितने ज्यादा बीमारियों से मर रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा गैर जरूरी और खतरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं। ये भारत की स्थिति हर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में व्यक्त की है, लेकिन दुर्भाग्य हमारी सरकार का और भला हमारे देश में इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का कि किसी भी कमेटी की इस बात को माना नहीं गया। मैं कुछ दवाओं के नाम आपको सुनाना चाहता हूं जिनको दुनिया भर की सरकारों ने बंद कर रखा है। जिन दवाओं को कोई खरीदता नहीं, दुनिया में बेचता नहीं, उनके अपने देशों में जहां की ये कंपनियां हैं वहां भी ये दवाएं बैन हैं और 1-2 साल से नहीं, 20-20 साल से बैन है, 30 साल से, 40 साल से बंद है। वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। कुछ नाम सुनाता हूं आपको। एक दवा है, उसका नाम है बाईप्राइड। ये दुनिया में आयरलैंड, फिलीपींस, ओमान, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रूनेई, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी जैसे 85 देशों में बैन है ये दवा, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इसी तरह से सीफेक नाम की एक दवा है, सिपिड नाम की एक दवा है, सीसा है, फिर सीसा प्राइड है, फिर सीसा नॉर्म है, फिर सीसा प्रो है, फिर सीसा वॉल है, फिर एस्प्राइड है, फिर एस्प्राइड एमपीएस है, फिर केनोप्राइड है, फिर मोटेन है, फिर मोटिलैक्स है, फिर मोटिकेयर है। ऐसी पूरी लंबी सूची है, 1-2 नहीं हजारों दवाओं की जो भारत में धड़ल्ले से बिक रही। और हमारे देश की संसदीय समितियों ने समय समय पर सरकार के सामने ये रिकमेंडेशन किया है कि इनको बंद कर दीजिए, तत्काल बंद कर दीजिए। सरकार कहती है हाँ अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साल भर होते हैं, 2 साल होते हैं और फिर भी धड़ल्ले से ये बिकती ही चली जाती हैं और भारत के लोगों को मौत के मुंह में धकेलती जाती हैं। क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञों का इन दवाओं के बारे में कहना है कि ये दवाएं किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को हृदयघात का शिकार बना सकती हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, खून में
जो भी कुछ मात्राएं हैं, जैसे प्लेटलेट्स के काउंट हैं, उनको अचानक से ऊंचा और नीचा करा सकती हैं, जिससे अंत में व्यक्ति मौत के ही मुंह में चला जाए। और कई तरह के शरीर में विकलांगता की स्थिति पैदा कर सकती हैं। 20 किस्म की विकलांगता इन दवाओं से जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा हृदयघात इन दवाओं से जुड़े हुए हैं। फालतू में हृदयघात लाने में ये दवाएं सबसे आगे हैं दुनिया में, लेकिन भारत में बिक रही हैं धड़ल्ले से। दुख है, दुर्भाग्य है हमारे देश के उन सभी मरीजों का जो इन दवाओं को खा रहे हैं और मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। सरकार को जब भी ये सवाल पूछा जाता है संसद में कि गैर जरूरी दवाएं खाकर, बेकार की खतरनाक दवाएं खाकर हर साल कितने लोग मरते हैं, सरकार कभी भी उनका ठीक आंकड़ा नहीं दे पाती है। वो बात करते हैं हजारों में मरते हैं, लाखों में मरते हैं। जब सरकार को ठीक पूछा जाता है कि कितने लाख मरते हैं, तो सरकार के मंत्री का जवाब होता है कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 1991 से 2009 तक सतत संसद की लोकसभा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हर साल कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सरकार को एक ही सवाल रिपीट करते हैं। करीब करीब हर सत्र में वो सवाल आ जाता है, वो यही होता है कि भारत सरकार बताए गैर जरूरी दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। भारत सरकार बताए खतरनाक दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। सरकार कहती है आंकड़े उपलब्ध नहीं। और आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि वो आंकड़े सरकार अगर जारी करे पूरे देश के सामने तो तमाचा सरकार के ही गाल पर पड़ता है। इसलिए ये कहकर छुट्टी पाली जाती है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हजारों में कभी बोल देते हैं, लाखों में कभी बोल देते हैं। लाख तो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से लेके 100 लाख तक लाखों में आता है। फिर उसके ऊपर 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक करोड़ों में आता है। फिर उसके ऊपर 1 अरब से लेके अरबों में आता है। तो आंकड़े हजारों लाखों में सरकार के द्वारा बोले जाएं तो वो शोभा नहीं देता, लेकिन सरकार जानबूझ के ये सारी जानकारी छुपा के रखती है। और हमारे देश में जानकारी को निकालना सरकार के पास से बड़ा मुश्किल काम है। कई बार सरकार क्या कह देती है कि कुछ जानकारी बहुत संवेदनशील है और उसको वो क्लासिफाइड बोलकर ऐसा कह देते हैं कि ये किसी को नहीं दी जा सकती। एक कानून इस देश में चलता रहा बहुत लंबे समय तक, जो अभी थोड़े समय पहले ही खत्म हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसमें कोई जानकारी डाल दी सरकार ने तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए वो जानकारी निकलेगी ही नहीं बाहर। अभी थोड़े दिन से जब से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो ऑफिशियल सीक्रेट का मामला थोड़ा ढीला पड़ा है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी कुछ जानकारी को संवेदनशील बोल के वो छुपा जाते हैं और बताते नहीं है। लेकिन भारत की सभी समितियों जो संसद के द्वारा बनी, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो वो ये कहते हैं कि भारत में अपनी मौत जो मरने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा जहरीली दवाएं खाकर, गैर जरूरी दवाएं खाकर मरने वालों की संख्या है इस देश में। तो ये फालतू की दवाओं का जो व्यापार चल रहा है, बहुत लंबी सूची है। कभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो योग संदेश पत्रिका है इसमें हर एक अंक में इसको छापा जाए, या अगर बन पड़ा तो भारत स्वाभिमान का कोई प्रकाशन ही इसके लिए निकाला जाए। फालतू की गैर जरूरी खतरनाक दवाएं जो दुनिया के 85 देशों में बंद हैं वो यहाँ बिक रही हैं और उनका व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ और है, इस दवाओं के नाम है एक्रोमाइसिन। एक दवा 40 साल से यूरोप और अमेरिका में बंद है, यहाँ भारत में लंबे समय तक बिकती रही है। फिर कभी बंद हुई सरकार के दबाव में तो दूसरे नाम से शुरू हो गई, फिर दूसरे नाम पर बैन कराया, तीसरे नाम से शुरू हो गई, तीसरे नाम पर बैन कराया, चौथे नाम से शुरू हो गई। यहाँ तो इतनी बड़ी धांधली है हमारे देश के दवा क्षेत्र में कि एक दवा को सरकार ने जबरदस्ती ऑर्डर देके बंद भी कर दिया तो वही दवा को नाम बदल के बाजार में फिर उन्होंने उतार दिया। थोड़ा मॉलिक्यूल में चेंज किया और उतार दिया फिर उसी को बाजार, क्योंकि कंपनियों को ये लगता है कि अच्छा धंधा और अच्छा मुनाफा उनको जरूरी दवाओं के व्यापार में न होके गैर जरूरी दवाओं के व्यापार में है, तो उसको वो क्यों छोड़ें। इसी तरह से एक्टिमॉल है, एडोल है, फिर हमारे पास अल्फा स्पिन है, अल्फा ट्रिप है, एल्जरिल है। एक और दवा का नाम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, याद आ गया, निमोसुलाइड। निमोसुलाइड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हो चुके हैं कि ये बहुत खराब और खतरनाक दवा है। ये जितने लोगों की जान बचाती है उससे ज्यादा तकलीफ में डाल देती है। इसलिए स्वीडन ने इसको बैन किया सबसे पहले, स्पेन ने इसको बैन किया, डेनमार्क ने बैन किया, नॉर्वे ने बैन किया, फिर उसके बाद पुर्तगाल ने बैन किया।
फिर दुनिया भर के ऐसे 85 देशों में ये निमोसलाइड बैन हो गई, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है और हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर बहुत ज्यादा पैमाने पर लिख रहे हैं। एनाल्जिन नाम की एक दवा आप जानते हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सबसे ज्यादा ऑब्सोलीट जिसको करार दे दिया कि इससे ज्यादा फालतू की और बेकार की दवा नहीं हो सकती है, वो एनाल्जिन की हमारे देश में साल की बिक्री लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की है। अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, यूरोप में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, लैटिन अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, एशिया के देशों में जिस एनाल्जिन को कोई पूछने वाला नहीं है, आपको शायद मालूम होगा कि टेक्स्ट बुक में से भी ये दवा बाहर हो चुकी है सालों साल पहले। लेकिन भारत में इसका इतना बड़ा बाजार है एनाल्जिन का, लगभग 35 करोड़, पिछले साल का मैंने मार्केट पता किया, 37 करोड़ रुपए की बिकी है ये दवा। और ये ऑफिशियल है, आपको हर बार मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़े जो है वो सरकार जो रिलीज कर देती है, जो अनऑफिशियल है, गैर कानूनी तरीके से ये बना के बाजार में बेची गई होगी, उसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। निमोसलाइड का मार्केट जहां सब बंद हो रहा है दुनिया में, यहां धड़ल्ले से चल रही है। एनाल्जिन का मार्केट जहां दुनिया में बंद है, वो भारत में धड़ल्ले से चल रही है। आपको बड़ी हंसी आएगी सुनकर कि अमेरिका की कई कंपनियां, उनमें से एक कंपनी विशेष रूप से एक दवा यहां बेच रही है, उसका नाम है विक्स। भारत में एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने, और वो सर्वे ये किया था कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं कौन सी हैं, इसका एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था। हम लोगों ने एक टीम बना के काम किया था। पता चला कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट की दुकान से सबसे ज्यादा जो एक ब्रांड नेम बिक रहा है वो यही है, विक्स। गले की खिचखिच, विक्स की गोली, सर्दी खांसी जुकाम, विक्स ले लो, इसमें तो विक्स ले लो, उसमें तो विक्स ले लो, ऐसा धड़ाधड़ विज्ञापन ये करते हैं। और सारे देश के लोगों का दिमाग ऐसे बनाया हुआ है कि सर्दी खांसी जुकाम सीधे विक्स में जाओ, और गले की खिचखिच हो जाए तो विक्स खाओ, तो इसके लिए विक्स लगाओ, तो उसके लिए विक्स लगाओ। अकेला एक ब्रांड नेम सबसे ज्यादा बिक रहा है। फिर मैंने और हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि अच्छा पता लगाओ, ये जो विक्स का ब्रांड नेम है जिसको एक अमेरिकन कंपनी भारत में बेच रही है, उस कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कंपनी अपने देश में बेच रही है क्या इसको, और यूरोप के देशों में बेच रही है क्या? क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मार्केट तो दुनिया भर के देशों में है, 56 देशों में व्यापार करती है। पता चला कि अमेरिका में नहीं बिकता, ये यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, डेनमार्क में नहीं, नॉर्वे में नहीं, आयरलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, किसी भी देश में जो नहीं है उनका ब्रांड, वो भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला उनका ब्रांड है। प्रॉक्टर बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय 115 करोड़ लोगों का देश है। 115 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है। जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की आमदनी एक दिन में कर पाते हो, वहां के लोगों को दवाएं बेचना, और वो भी महंगी दवाएं बेचना, ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं। यहाँ की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर, कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हों। लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है, महंगी से महंगी दवाएं ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35% लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में हैं, माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो आपके पास आ सकते हैं, आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35% लोग हैं। 65% लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं, और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वो ओझाओं के पास जा रहे हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास 65% लोग जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है, मजबूरी का मामला है। क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है।
और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी, कॉमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है। जरूरत की दवाएं 450 और फॉर्मुलेशंस बिक रहे हैं 84,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए। संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज बनाई गई, स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई, स्टीयरिंग कमेटीज बनाई गई इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए, और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला। कई बार संसद में यह हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं। तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है, वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, स्टीयरिंग कमेटी हो सकती है, 2-4 साल वो रिसर्च करती है। आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज्यादा हैं, गैर जरूरी दवाएं बहुत ज्यादा हैं, तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए। कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है। एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं। कारण क्या है कि जो गैर जरूरी दवाओं को बनाकर बेच रहे हैं उनके भारत सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं, क्योंकि ये बिना उसके संभव नहीं। कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का, बेकार की दवाओं का व्यापार करती है तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर, सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है। कई बार तो ये देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास, और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया। जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया। पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कैसी सेटिंग हो गई। तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा, भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा, उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक ही रास्ता बचता है, जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। यही एक अभीष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया।